अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। क्या हाल है जनाब? आप सब लोगों का ठीक ठाक है? मेरा नाम है इरफान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इरफान। आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिसकी हमने डिस्कशन करनी है वो है टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024। इसमें से हमने जो अमेंडमेंट देख ली हैं वो हमने सेल्स टैक्स के अंदर जो जो अमेंडमेंट आई हैं वो हमने अब तक क्लियर कर ली हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। हमने एक लेक्चर अब तक इसका रिकॉर्ड किया है जिसके अंदर हमने पूरा सेल टैक्स की अमेंडमेंट देख ली है कि सेल टैक्स के एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट आई हैं। तो याद रखें ये अमेंडमेंट जो रिलेटेड हैं ये अपील फाइलिंग से रिलेटेड हैं, कमिश्नर अपील की जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड हैं और टैक्स रेवेन्यू की जो लिमिट फिक्स की गई है अपील के लिहाज से उसके ऊपर है। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो हम देखेंगे फेडरल एक्साइज एक्ट में क्या क्या चेंजिंग आई हैं और उसमें कितनी लिमिट रखी गई है अपील फाइल करने के लिए। इसके सेक्शन 3 से ये स्टार्ट हो रहा है फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर जो जो अमेंडमेंट आई है। इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि बताएं जो सेल्स टैक्स एक्ट है उसकी जो फर्स्ट अपील की जाती थी पहले वो किस फॉर्म पे की जाती थी और अब जो की जाती है फर्स्ट अपील वो किस फॉर्म पे की जाती है। तो इसके आपके पास दो आंसर हैं। पहला आंसर तो ये आप कहेंगे जी फर्स्ट अपील जो की जाती थी पहले कमिश्नर अपील को की जाती थी उसमें रेवेन्यू की कोई लिमिट नहीं थी। अब जबकि रेवेन्यू की लिमिट की गई है तो कमिश्नर अपील सिर्फ 10 मिलियन जो सेल्स टैक्स का रेवेन्यू होगा जो ऑर्डर पास हुआ होगा उस तक अगर उस ऑर्डर की लिमिट है तो कमिश्नर अपील उसकी हियरिंग अटेंड कर सकता है। अदरवाइज कमिश्नर अपील उसकी हियरिंग नहीं कर सकता, वो अपील नहीं सुन सकता, वो हमें ATIR में जाना पड़ेगा, एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में। तो एक ही फॉर्म बचा है अपील का जिसमें या तो आप ATIR जा सकते हैं या आप कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं। कमिश्नर अपील के पास जाने के लिए आपका टैक्स रेवेन्यू की जो ऑर्डर है वो 10 मिलियन से नीचे होना चाहिए। सेल्स टैक्स की बात हो रही है ये। और ATIR में जाने के लिए आपके पास टैक्स रेवेन्यू की लिमिट या अगर आपने रिफंड आपके ऑर्डर में कोई क्रिएट हुआ है तो उसकी लिमिट 10 मिलियन से अगर अबव है तो आप ATIR में जा सकते हैं। उसके बाद क्या होता था ATIR से जैसे ही ऑर्डर पास आता था या CIR अपील से ऑर्डर पास होता था तो उसके बाद डायरेक्ट ऑप्शन आ गई है अब नए कानून के मुताबिक आप हाई कोर्ट में रेफरेंस कर सकते हैं, बस सेकंड अपील नहीं कर सकते आप। ठीक हो गया, सेकंड अपील इसमें खत्म कर दी गई है। अगर तो ATIR से ऑर्डर आया तो भी आप हाई कोर्ट में जाएंगे और अगर CIR अपील ने ऑर्डर पास किया तो भी आप हाई कोर्ट में रेफरेंस ही फाइल करेंगे और विद इन 30 डेज करेंगे। ये इसमें नई अमेंडमेंट आई है। आज हमने जो फेडरल एक्साइज एक्ट देखना है उसमें भी हम देखते हैं जी क्या आया। सबसे पहले ए पार्ट में कहता है इन सेक्शन 29 इन सबसेक्शन 2 in clause C the word and occurring at the end shall be omitted and खत्म कर दिया गया। और पैराग्राफ 2 में कहता है इन क्लॉज D for the full stop at the end and a colon। अच्छा ये चीजें आपसे पूछी नहीं जाएंगी। एक और आपसे बता दूं कि एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर हमसे इंटरव्यू में सेक्शन पूछे जा सकते हैं क्या हमें सारे के सारे सेक्शन बाय नंबर याद करने पड़ेंगे? तो जी नहीं, ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा या ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसको सारे के सारे सेक्शन जुबानी याद होंगे। इवन के जो FBR के ऑफिसर्स हैं उन्हें भी ये सेक्शन गालिबन 240 या 43 आपके इनकम टैक्स के होंगे। इसी तरह सेल टैक्स के सेक्शन है, फेडरल एक्साइज के हैं, तो नंबरिंग वाइज किसी को याद नहीं होते। हाँ जो याद रखने वाले होते हैं वो वाले सेक्शन हैं कि जो मेनली इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी से टैक्स कलेक्ट करना है, उसको असेसमेंट ऑर्डर पास करना है तो वो कौन सा सेक्शन होगा, या अगर किसी से हमने रिटर्न इन्फोर्स करवानी है तो वो कौन सा सेक्शन है, या अगर किसी को पेनल्टी लगानी है तो वो कौन सा सेक्शन है। जो सेक्शन आपकी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की, उसमें से आपसे हो सकता है कि आपसे पूछे जाएं कि बताएं इस सेक्शन का आपको पता है ये सेक्शन के लिए कौन सा सेक्शन है। रिफंड अगर कोई क्लेम करता है अपना तो उसके लिए कौन से सेक्शन का ऑर्डर पास करेगा ऑफिसर। तो ये चंद सेक्शन है, उसकी मैं लिस्ट आपको बना दूंगा तो आप उसको याद कर लीजिएगा। बहरहाल सारे सेक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इसमें भी ई पार्ट में कह रहा है जी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लॉ बनाया जाएगा जो कि कंसिस्ट होगा डायरेक्टर DG पे, डायरेक्टर्स पर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और ऑफिसर्स पर। एक दफ़ा आपको पहले बता दूं कि ये एक दफ़ा इन्फोर्स होगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा एक्ट। मतलब इसके ऊपर जब एक दफ़ा इंप्लीमेंट हो जाएगा तो दोबारा इसके ऊपर इंप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हर साल इंप्लीमेंट होती रहेगी। वंस ये इन्फोर्स हो जाएगा और फिर ये कायम रहेगा। पेक्यूनरी ये वाला यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आपने देखनी है अपील से रिलेटेड।
पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन आपकी अपील से रिलेटेड इनकम टैक्स में है, सेल टैक्स में है, फेडरल एक्साइज में है। तो इनकम, ये फेडरल एक्साइज एक्ट में क्या कहता है जी, पार्ट ए और पार्ट बी, ये दो इंपॉर्टेंट है। एन अपील टू द कमिश्नर अपील शेल लाई वेयर द वैल्यू ऑफ द असेसमेंट ऑफ टैक्स और एज द केस में बी रिफंड ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 5 मिलियन रुपीज। 50 लाख का अगर एफईडी का ऑर्डर पास किया है ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ने, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ने, तो उसकी जो जुरिसडिक्शन बनेगी वो कमिश्नर अपील के पास बनेगी। ओके, ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर 5 मिलियन से ज्यादा की अपील है तो फिर अंडरस्टूड है कि वो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जो है वो उस अपील को सुनेगा और उसको डिसाइड करेगा। ओके, ये आपका पहला एमसीक्यूज आ गया कि रेवेन्यू बेस आपकी अपील होगी, रेवेन्यू बेस आपका जुरिसडिक्शन होगी और ये एक ही अपील होगी। इन दोनों में से जिसके पास भी अपील होगी और उसका ऑर्डर जब फाइनल आएगा तो डायरेक्ट ऑप्शन जो बचेगी वो रेफरेंस की बचेगी, दोबारा सेकंड अपील की ऑप्शन किसी के पास नहीं होगी। A person or as the case may be officer of inland revenue agreed by an order of the commissioner of inland revenue appeal अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1, ये जो ऊपर क्लॉज ए बात की गई है, अगर इससे कोई बंदा डिसएग्री कर जाता है, एग्रीव्ड कर जाता है, तो क्या होगा, तो उसको रेफरेंस फाइल करने का इख्तियार होगा 133 सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। ओके, अच्छा जी, अ पर्सन और एज द केस में बी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल इन द केस सेक्शन बी में फाइल है रेफरेंस। ठीक है जी, सेक्शन बी के तहत भी अगर कोई एग्रीव करता है तो भी उसके पास इख्तियार है कि वो रेफरेंस फाइल करे। अब पहले लॉ बताया जाता है, उसके बाद उसकी रेमेडी बताई जाती है। अगर इसमें ये होता है तो आप ये कर सकते हैं। आगे सेक्शन 4 में आ जाएं जी। द केस पेंडिंग बिफोर कमीशन अपील हैविंग द वैल्यू ऑफ असेसमेंट टैक्स एज द केस में बी रिफंड ऑफ 10 टैक्स एक्सीडिंग 5 मिलियन रुपीज शेल on and from the 16th day of the June 2024 stand transfer to the appellate tribunal। आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, अव्वल तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है कि भाई जो केसेस पेंडिंग है कमिश्नर अपील के पास जिनका रेवेन्यू 5 मिलियन से ज्यादा होगा उसका क्या बनेगा। आप कहेंगे जी 16 जून 2024 के बाद उसका जो है वो जुरिसडिक्शन ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी ATIR के पास, फिर ATIR उनको केस को हेयर करेगा। ओके जी, आगे आ जाएं। अपील्स अंडर विद इन 30 डेज ऑफ द सी। लो जी, सेक्शन 34 फॉर सबसेक्शन 1 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली। सबसेक्शन 1 इंसर्ट किया गया जी सेक्शन 34 के अंदर। एफईडी के अंदर क्या कहता है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 33A एनी पर्सन अदर देन स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेज एग्रीव्ड बाय, एग्रीव्ड का मतलब डिसएग्री कर जाना, बाय एनी ऑर्डर पास्ड बाय एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू द बोर्ड और द कमिश्नर अपील अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर में विद इन 30 डेज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द सच ऑर्डर prefer an appeal the appellate tribunal or as the case may be reference to the high court। 30 डेज की लिमिट कर दी गई है रेफरेंस की। इससे पहले बताता चलूं 90 डेज की लिमिट हुआ करती थी कि जैसे ही ATIR का ऑर्डर आता था उसके 90 डेज के बाद तक आपके पास रेफरेंस का टाइम होता था। अब ये 30 डेज कर दिया गया है। ले जी, सेक्शन 34A में मजीद उसने कर दिया कि विद इन 30 डेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एपलेट ट्रिब्यूनल और एज द केस में भी कमिश्नर अपील, या जो कमिश्नर अपील से ऑर्डर आया है या एपलेट ट्रिब्यूनल से ऑर्डर आया है उसके ऊपर अगर कोई एग्रीव करती है पार्टी या तो टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट, तो विद इन 30 डेज वो क्या करेगी, रेफरेंस फाइल कर देगी। उसके बाद वो केस टाइम बार्ड कंसीडर होगा अगर रेफरेंस फाइल न किया। तो ये था जी FED के अंदर जो चेंजिंग आई हैं अपील से रिलेटेड, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन से रिलेटेड जो चेंजेस आई हैं वो हमने आज इस लेक्चर में कवर कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके अंदर दो चीज़ें भी रह गई हैं, एक इनकम टैक्स से रिलेटेड चेंजेस रह गई हैं और दूसरा एपलेट ट्रिब्यूनल्स के जो मेंबर हैं उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी जुरिसडिक्शन, उनकी पावर्स, उनसे मुतालिक थोड़ा सा यहाँ पे आया है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि किसी दूसरे भाई का भी भला हो सके।